नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे होंगे। इतनी प्रचंड गर्मी में भी आप लोग अपनी तैयारी अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भाई मान के चलिए कि सफलता तो आधी से ज़्यादा आपने प्राप्त कर ली, क्योंकि यही तो रीजन होते हैं दोस्त कि यार बहुत गर्मी है, कल पढ़ेंगे, आज ये काम कर लें, कल पढ़ेंगे। जो बहाना देते हैं वो बहाना ही देते रह जाते हैं, और जो लगातार अपने काम के प्रति कर्मनिष्ठ होते हैं वो सफलता बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं। बस कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनानी होती है, वो अगर आपने बना ली तो आप कोई भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज संडे होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। बस आप लोगों का रिदम नहीं टूटना चाहिए। अगर रिदम टूट गया आप लोगों का तो यही होता है कि यार आज हो गया तो कल नहीं होगा, कल नहीं हुआ तो आज नहीं होगा, यही होता है। लेकिन क्या ही किया जाए, आप लोग जानते ही हैं गर्मी प्रचंड है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी भाई इतने कमजोर दिल के थोड़ी हैं कि जो इतनी आसानी से हार मान लें। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमी, तीनों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज इकोनॉमी के थोड़ा ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन एकदम आसान से प्रश्न होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण होंगे। बस ये मायने रखता है, आसान है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकते हैं, तो रखना जरूरी है। हल कीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर कीजिए। क्या है भाई? निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? मतलब इसमें से ये कह रहा है कि अधातु का गुण क्या होता है। तो अधातु का गुण दोस्तों क्या होता है? सीधा सीधा धातुओं यानी मेटल के सीधा सीधा अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन केवल ठोस अवस्था में होते हैं। भाई केवल ठोस अवस्था में आपके धातु पाए जाते हैं, ना कि अधातु। जो धातुएं होती हैं वे पाई जाती हैं। कौन है भाई? इतने टेक्स्ट मैसेज किए जा रहे हैं, एक मिनट आप लोग ऑप्शन कीजिए, तब तक हम इनको थोड़ा सा वाइब्रेट पे डाल दें। इतने मैसेज ना किया कीजिए लीजिए, हो गया। हाँ, तो ये धातुएं जो होती हैं उनके गुण हैं कि वो केवल ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक अपवाद है आपका, कौन? पारा, जो कि लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, पारा, जिसे आप Hg कहते हैं, ठीक है। चलिए, मरकरी, अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। चलिए, तो आघात वर्धनीयता ना होना और तन्यता भी ना होना, आघात वर्धनीयता का ना होना, तन्यता का भी ना होना, दोनों का क्या मतलब होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब मैं कल बताया था कि किसी भी चीज को पीट पीट कर पतली चद्दर के रूप में बना देना, ये भी धातु का गुण है। तन्यता मतलब उसे तान कर क्या किया जाए? तार के रूप में बढ़ा लिया जाए, तो ये तन्यता का गुण होता है। तो ये दोनों के दोनों गुण होते हैं किसके? धातु के होते हैं। अधातु में ना लिखा है, इसका मतलब है कि अधातु का गुण है ये। अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है और उसने ना लिखा हुआ है। सेटअप से यहां तक आने में पसीना आ गया, सोच लीजिए, इतनी प्रचंड गर्मी। चलिए, ये हो गया। तो ये गुण आपके अधातु का है, ये गुण आपके अधातु का है, मान सकते हैं अधातु का गुण है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ना लिखा हुआ है, ये हाँ लिख दिया होता आघात वर्धनीय और तन्य लिख दिया होता, तब ये हो जाता धातु का गुण। उष्मा और विद्युत के कुचालक, नहीं कुचालक भी होते हैं, सही है भाई। अधातु जो होते हैं उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक कौन होते हैं? तो सुचालक आपकी धातुएं होती हैं, सुचालक आपकी धातुएं होती हैं। और देखिए, आज संडे है तो थोड़ा फटाफट रैपिड स्टाइल में कर लिया जाए, तो ज्यादा ऑप्शन को मैं अब व्याख्यान करूंगा नहीं, पहले का कर दे रहा हूं, उसके बाद जल्दी जल्दी चलेंगे। निम्न गलनांक और क्वथनांक, मतलब गलनांक और क्वथनांक जो होता है इनका निम्न होता है, ये अधातुओं के गुण हैं, सही बात है। और जो धातु होते हैं तो ये निम्न की जगह पे उच्च कर देंगे ना, तो ये धातु के गुण हो जाएंगे, धातु के गुण हो जाएंगे, ठीक है। अब धातु और अधातु के गुण, दोनों के गुण आपको यही देखने को सब मिल गए।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, जो धातु का गुण सिर्फ दर्शा रहा है, केवल ठोस अवस्था में नहीं, जो अधातुएं होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। आप इसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पा सकते हैं। तो ये है आपके अधातुओं के गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे अच्छा विकल्प माना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धातु का गुण है, अधातु का गुण नहीं। चलिए अब चलते हैं, जल्दी जल्दी ऑप्शन करते हैं भाई, क्योंकि आज संडे है तो जल्दी जल्दी किया जाए, रैपिड किया जाए। व्याख्या मैं आपके 6 दिन करूंगा, एक दिन जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा प्रश्न भी ले सकता हूं। चलिए, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? क्या धातु ठोस अवस्था में सिर्फ पाया जाता है? निष्क्रिय तत्व की बात होती है तो ये गैस ज्यादातर होते हैं भाई। ये आपके अधातु और उपधातु होते हैं, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और ये अधातु जो है ये अभी अभी मैंने बताया कि आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन? तो अधातु एक ऐसी प्रकार, नॉन मेटल जिसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल जिसे कहते हैं, ये आपके दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। उसके बाद क्या बचा? ऑप्शन नंबर ये प्रश्न नंबर तीसरा, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सही नहीं, गलत ढूंढना है। धातु के संबंध में कौन सा गलत ऑप्शन है वो ढूंढना है। सभी धातुएं कम चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है, कम चमकती हैं, एक विशेष प्रकार की चमक होती है उसमें। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल अवस्था में, ये देखिए उल्टा हो गया। अरे यार पारा छोड़ दीजिए, तो पारा ही तो सिर्फ है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, बाकी के सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस ऑप्शन में तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ये आपका विकल्प बी है, यही आपका इसमें सबसे अच्छा विकल्प माना जाएगा, क्योंकि जो पारा होता है वही सिर्फ तरल में पाया जाता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं? सब के सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये उल्टा लिख दिया है इसने, इसलिए यही सही हो गया। बाकी धातुओं के गलनांक, क्वथनांक इनके सब के उच्च होते हैं। देखिए अभी इसके पहले वाले में बताया था ना, उच्च होते हैं। अब ये आघात वर्धनीय होता है और नमनीय होता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये प्रश्न नंबर 4 जल्दी जल्दी करते हैं भाई, आज संडे है, याद आ रहा है बार बार हमें। कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य और लचीली होती है? नम्य मतलब जिसे फैलाया जा सके और लचीली भी हो, साथ में लचीली भी हो। तो अब बताइए कौन सी होती है ऐसी? तो क्या एल्यूमिनियम होती है? क्या सोडियम होता है? सोडियम को तो यार, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और ये एक ऐसी धातु है जो अति क्रियाशील होती है। कैसी होती है? अति क्रियाशील होती है, यानी कि इसे रखने के लिए हम स्वच्छंद रूप में नहीं रख सकते। इसे रखने के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये अन्य किसी गैस से क्रिया ना करे, अन्य किसी धातु से तत्व से क्रिया ना करे, इसीलिए इसको रखा जाता है, ठीक है। जिंक है नहीं, तो इसमें से ऑप्शन कौन बन जाएगा भाई? तो एजी का मतलब क्या होता है? एजी, ओजी, लोजी, सुनो जी, मैं हूं मनोजी, जो कहता हूं वो तुम सुनो जी। चलो देखो क्या कहते हैं। तो एजी का मतलब होता है सिल्वर। एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? चांदी। सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। चांदी ही एक ऐसा धातु है जो सबसे अधिक नम्य और लचीली होती है। तो ये समझ गए आप लोग। तो इसका क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो 47 होता है। इसका क्रमांक कितना होता है? 47 होता है, ये जानते रहिए, ठीक है। चलिए, तो जल्दी में करने के चक्कर में भी हम इतनी स्पीड से कर दे रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं आपको सारी चीजें, और बहुत व्याख्या भी कर दे रहे हैं, तो इतना करना तो नहीं चाहिए। अब थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, जल्दी से ऑप्शन बता के निकलेंगे। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाएगा मेरे दोस्त?
तो इसमें से ना जस्ता मिलाया जाएगा क्योंकि ये खुद ही एक मिश्रण है। तांबा नहीं मिलाया जाता है, सोडियम नहीं मिलाया जाएगा, बचा क्या, कार्बन ही मिलाया जाता है दोस्त। क्या किसको मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। लोहे को अधिक कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बताएंगे अब, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा जल्दी में बितानी है। क्या बात है यार, जब इधर क्लास चालू होनी होती है बाहर कुछ ना कुछ खटर पटर करना शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक, अच्छा ये इकोनॉमी का प्रश्न आ गया है, इकोनॉमी का प्रश्न है, देखिए बच्चे अच्छा सा प्रश्न है। बैंक की स्थापना 1770 में कौन सी बैंक का स्थापना हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था यूरोपीय प्रबंधन। ये प्रबंधक नहीं है भाई, तो इसको मैं बता दूं आपको, ये प्रबंधन होना चाहिए, प्रबंधन के अधीन थी। कौन सी बैंक थी, तो 1770 में आपकी एक ही तो बैंक ये वाली थी भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को चलाया गया था, जो कलकत्ता में शुरू की गई थी, ठीक है। 1900 माफ कीजिएगा यार, 1770 लिखा हूँ, 1970 बोलने जा रहा था। लीजिए, भारत में 1770 में स्थापित बैंक, पहला बैंक कौन सा था, पहला बैंक कलकत्ता में हो, चाहे आपके कलकत्ता में हो, बंगाल में हो या कहीं भी हो, ये कहाँ का है, तो बैंक की बात कर लें तो ये बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग 1970 में, माफ कीजिएगा 1970 बार बार आ रहा है जल्दी के चक्कर में, इतना जानिए, ये लिखा हुआ है 1770 लिखा हुआ है ना, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 1770 में पहली बैंक थी जिसे चालू किया गया था भारत में ही ना, हाँ भारत में, ठीक है। चलिए, भारत के कहाँ, कलकत्ता में। लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी, 5 करोड़ की शेयर पूंजी में। अरे यार 5 करोड़ की शेयर पूंजी हो चाहे जितनी शेयर पूंजी हो, मैंने पूरे अच्छी तरीके से बताया था कि 1 अप्रैल 1935 में इसे शुरू किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में शुरू किया था। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं इसमें, इससे ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अरे आरबीआई का कब किया गया था, आरबीआई का कब किया गया था बताइएगा, 1 जनवरी 1949 को किया गया था ना, ये आरबीआई का है। लेकिन 1969 पूछ रहा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। मैंने कहा था ना इकोनॉमी के प्रश्न जो हैं वो आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी पूरी जानकारी दे दी थी, पूरा का पूरा मैंने विश्लेषण कर दिया था और वहीं से प्रश्न बने हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो 1 अप्रैल 1935 कहाँ है भाई, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है वो क्या है भाई, आमीटर। कौन है, एमीटर कहा जाता है इसको, और इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। वोल्टमीटर क्या होता है भाई, वोल्टमीटर में क्या मापा जाता है, वाट ना, वाट में। और आमीटर, ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोध मापने के काम आता है, किसके मापने के, प्रतिरोधकता मापने के काम आता है। और वेव मीटर ये आप हमें बताइएगा। चलिए 3 मैंने बता दिया, चौथा आप बता दीजिएगा। अच्छा इसका आंसर कौन सा होगा, आमीटर हो जाएगा ना, आमीटर कहिए या एमीटर कहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत धारा मापने के काम आता है। अब इतनी स्पीड ठीक है, रैपिड का मतलब यही होता है ना कि प्रश्न पढ़िए और उसका उत्तर देके आगे चलिए, लेकिन मेरी आदत है व्याख्या करने की, व्याख्या कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी में भी व्याख्या हो जा रही है मुझसे। चलिए एमीटर के बारे में बताना है भाई, एमीटर के बारे में बताना है। इसमें से क्या होता है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ठीक है, सही ऑप्शन। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, सही है, होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत धारा खींचता है, कम विद्युत खींचना होता है, सही है। एमीटर का मतलब कम खर्च हो आपका। उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई, इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब है कि एमीटर के सभी गुण हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट करके सभी ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, ये एमीटर के गुण हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 जल्दी से देखिएगा और उसका उत्तर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है भाई, देख लीजिएगा, किसको मापने के लिए स्टेलैग्मोमीटर
का उपयोग किया जाता है, स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसको मापने के लिए किया जाता है मेरे दोस्त? क्या शुद्ध गतिज चालकता को, पृष्ठ तनाव को, अपवर्तनांक सूचक को, या फिर प्रकाशित क्रियाकलाप को? तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा पृष्ठ तनाव को। इसमें क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव को, डेंसिटी को, ठीक है, डेंसिटी को मापने के लिए। चलिए, तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 हो गया। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर कीजिएगा। भाई जल्दी का मतलब जल्दी होता है, जल्दी का मतलब जल्दी होता है, तो जल्दी ऑप्शन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है? एक क्षेत्र मीटर है, तो एक क्षेत्र मीटर कौन सा है भाई? वेंचुरीमीटर है, रोटामीटर है, या पिटॉट ट्यूब है, या तकतार पवन वेग मापी है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए और जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिए। तो कितने प्रश्न है भाई? 2 प्रश्न और रह गए हैं, जल्दी से करते हैं। मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर का मतलब होता है मल्टी, मल्टी का मतलब भी होता है एक से अधिक, मल्टी का मतलब भी होता है क्या? मल्टी का मतलब भी होता है एक से अधिक। तो यहाँ मल्टीमीटर की बात कर रहा है, मल्टीमीटर एक से अधिक मीटर की बात कर देगा इसमें। तो क्या होता है इसमें? करंट और ओम मीटर दोनों होते हैं, सही है, दोनों होते हैं। वोल्ट मीटर, ओम मीटर दोनों होते हैं। वोल्ट मीटर, करंट मीटर दोनों होते हैं। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होते हैं भाई। तो इसमें 2 दिए हैं, इसमें 3 दिया है, यानी कि ये वाला राइट हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये इसमें 3 दिए गए हैं, तो तीनों होते हैं। तो इसमें से भी 2 दिए हैं, एक को छोड़ दिया है, तो इसलिए तीनों का जिसमें है उसमें ले लेंगे इसको। चलिए, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्या गलत है ये पूछ रहा है रिक्टर पैमाने में से। और मैं चाहूंगा कि ये आप हमें बताइएगा, ये आप हमें बताइएगा भाई कि रिक्टर पैमाने में से कौन सा कथन गलत है। ये आप आज हमें बताइएगा कमेंट करके ये आप हमें बताइएगा। चलिए ठीक है, तो कैसी लगी क्लास दोस्तों? रैपिड फायर की तरह से चले हैं, स्पीड में चले हैं, जल्दी क्लास खत्म किए हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरीन प्रश्न थे आज संडे के दिन भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, मैं देखूंगा जरूर। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।